ममता बनर्जी के गढ़ में उन्हें चुनौती देने के लिए पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल पहुंचे और पीएम मोदी की आज पहली सभा ठाकुरगंज में उन्हें सुनने के लिए वहां पर भारी भीड़ भी उमड़ी। लेकिन भगदड़ की आशंका की वजह से मोदी को अपना भाषण सिर्फ 14 मिनट में ही खत्म करना पड़ा। लोकसभा चुनावों के लिए पश्चिम बंगाल में मोदी का चुनावी अभियान शुरू। उत्तरी 24 परगना के ठाकुरनगर में रैली में पीएम का ममता सरकार पर हमला। भारी भीड़ की वजह से कोई हादसा न हो, इसके लिए पीएम ने 14 मिनट में खत्म किया भाषण। मोदी ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार किसानों और कामगारों के लिए बहुत बड़ी योजनाओं का किया गया। चुनाव से पहले पीएम मोदी ममता को चुनौती देने पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सीटें बढ़ाने के लिए पीएम मोदी कई रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना के ठाकुरनगर से अपने चुनाव अभियान का श्री गणेश किया। ठाकुरनगर में विशाल रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ममता सरकार पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में स्थिति खराब है और उनकी सरकार उस स्थिति को बदलने का प्रयास कर रही है, लेकिन इससे दीदी हिंसा पर उतर आई हैं। मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि किसानों के साथ कर्ज माफी की राजनीति करके किसानों की आंख में धूल झोंकने के प्रयास किए जा रहे हैं। पीएम मोदी की रैली में भारी भीड़ देखने को मिली, लेकिन भगदड़ होने की आशंका की वजह से पीएम ने अपना भाषण 14 मिनट में ही खत्म कर दिया। ये दृश्य देखने के बाद मुझे समझ आ रहा है कि दीदी हिंसा पर क्यों उतर आई है। ये आपका प्यार है, जिसके डर के कारण लोकतंत्र का बचाव के नाटक करने वाले लोग निर्दोष लोगों की हत्या करने पर तुले हुए हैं। देश भर के जिन भी किसानों के पास 5 एकड़ तक भूमि है, उनको हर वर्ष केंद्र की सरकार 6,000 रुपये तक की सहायता कि मोदी बैंकों में खाते खुलवाने पर इतना जोर क्यों दे रहा था। यहाँ जो सरकार है वो विकास की परियोजनाओं को लेकर के रत्ती भर भी गंभीर नहीं है। स्थिति ये है कि पश्चिम बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े लगभग 90,000 करोड़ रुपए के करीब 2 दर्जन बड़े प्रोजेक्ट पर काम या तो शुरू ही नहीं हो पा रहा है, और अगर कुछ शुरू हुआ है तो बिल्कुल मरी हुई गति से काम हो रहा है। साथियों, हमारे देश में कई बार किसानों के साथ कर्ज माफी की राजनीति करके किसानों की आंख में धूल झोंकने के निर्लज प्रयास हुए हैं। आपने देखा होगा कि अभी कुछ राज्यों में कर्ज माफी के नाम पर किसानों से वोट मांगे गए। परिणाम क्या हुआ? ऐसे किसानों की कर्ज माफी हो रही है जिसने कभी कर्ज लिया ही नहीं। चुनाव से पहले अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज उत्तराखंड पहुंचे और यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र तो दिया ही, साथ में कांग्रेस पर भी जोरदार हमला बोला। लोकसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के लिए उत्तराखंड पहुंचे अमित शाह। देहरादून में त्रिशक्ति सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को अमित शाह ने संबोधित किया। यूपी के अमरोहा में अमित शाह आज पश्चिमी यूपी के बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अमित शाह ने कहा कि सेना को 1 रैंक 1 पेंशन कांग्रेस नहीं दे सकी, मोदी सरकार ने दिया। लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करके उनका मनोबल बढ़ा रही हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और बीजेपी उन सीटों पर अपना कब्जा कायम रखना चाहती है। देहरादून में बीजेपी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने उम्मीद जताई कि इस बार भी उन्हें उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर सफलता मिलेगी। अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी में वंशवाद नहीं है। शाह ने कहा कि मोदी सरकार में विरोधी एक घोटाले का भी आरोप नहीं लगा सके। सोनिया मनमोहन की सरकार थी,
सोनिया मनमोहन की सरकार ने देश की सेनाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में कुछ नहीं। 4 पीढ़ियां आपकी शासन में रही या नहीं रही? नहीं बोलो, जरा जोर से बोलो, रही या नहीं रही? 55 साल और 4 पीढ़ी तक शासन किया, सेना के जवान को 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार आई, जिसने 1 रैंक 1 पेंशन को एक ही साल में देकर 8,000 करोड़ से ज्यादा फायदा सीधा सेना के जवानों के बैंक अकाउंट के अंदर भेजने का था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने एक घोटालों को समाप्त करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक पारदर्शी सरकार देने का काम किया है, एक प्रामाणिक सरकार है। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करने वाली कांग्रेस पार्टी, और आज 5 साल हो गए, हमारे विरोधी भी हम पर एक आने से भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। और इधर जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने बर्बरता की हदें पार करते हुए एक महिला को नजदीक से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन इस खौफनाक हत्या के बाद भी आतंकियों के हमदर्द कश्मीरी नेताओं का कोई बयान सामने नहीं आया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने महिला को गोली मारी, सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया। शोपिया में 25 साल की इशरत मुनीर को बेहद करीब से गोली मारी गई। शुक्रवार की सुबह इशरत का शव जैनापुरा के द्रागाद इलाके से बरामद किया गया। पुलवामा की रहने वाली इशरत आतंकी जीनतुल इस्लाम की रिश्तेदार थी। आतंकियों को शक था कि जीनतुल इस्लाम के एनकाउंटर की वजह इशरत की मुखबिरी थी। आतंकियों ने इशरत का वीडियो भी बनाया, जिसमें वो हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रही थी। करीब 10 सेकंड के इस वीडियो में दिख रहा है कि आतंकियों ने इशरत को बेहद नजदीक से 2 गोलियां मारी। आतंकवादियों ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम देते हुए इसका वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। पुलिस ने इशरत का शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। 24 hours have passed. A woman has been killed in Shopian. Not a single tweet from your side. With drop of hat, you tweet about each and everything against the security forces. Why a complete silence from? Because I was listening to Mr. Prem Sahab also. He said, "कब तो गारद से बचाने के लिए." But why you are completely silent? Why you want to appease those elements? ऐसा क्यों होता है कि when you are in power, you try to become an nationalist. When you are not in power, all of a sudden you side with the separatists and Pakistan proxies. What is the reason for that? I'm not answerable to you. But you have to, in fact, I'm not answerable to you. मुझे कब किस ट्वीट में बात करना है, किस पे बात करनी, that's my decision. और श्रीनगर में एक मां ने अपने बेटे से भावुक अपील की है। आतंकी बने दानिश की मां ने बेटे से घर वापस लौटाने की अपील की। हथियारों के साथ दानिश की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दानिश की मां ने उससे आतंक का रास्ता छोड़कर वापस आने की अपील की। श्रीनगर में आतंकी बने एक युवक की मां ने बेटे से वापस लौट आने की भावुक अपील की है। 22 साल के दानिश हनीफ वानी की तस्वीर हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। दानिश हनीफ की मां ने उससे आतंक का रास्ता छोड़कर वापस लौटने की अपील की है। दानिश हनीफ वानी पिछले साल 30 दिसंबर को नमाज पढ़ने गया था, तभी से लापता है। आशंका है कि दानिश हनीफ वानी ने कोई आतंकी ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। हनीफ के गायब होने के बाद से ही पुलिस उसे तलाश कर रही है। अभी तक कोई सुराग नहीं है। दानिश हनीफ बीकॉम 3rd ईयर का छात्र था। पिछले साल 30 दिसंबर को दानिश घर से निकला तो आज तक वापस नहीं लौटा। दानिश की मां ने वीडियो के जरिए बेटे के घर लौट आने की भावुक अपील की है। सारी घर परेशान, सारी घर परेशान। अमिस पप पेमुत पथर, अमिस मास परेशान, अमिस मामन घर पन त्रोमुत सह मेहरबानी कर बस अमिस नीचिस वन सी मे पन घर, बस अमिस दानिश सबस वन सी मे पन घर। इधर जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और ठंड से लोगों का बुरा हाल हो गया है। कई इलाकों में बर्फबारी की वजह से यातायात भी प्रभावित हुआ है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एवलांच में 3 लोगों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एवलांच से 3 लोगों की मौत। अनंतनाग के पहलगाम में आरू रोड पर गुड़खंभ पॉइंट के पास हादसा हुआ था। जम्मू श्रीनगर हाईवे आज भी बंद, दोनों तरफ हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं।
एवलांच से पहलगाम के जावेद और त्राल के इलियास की मौके पर मौत। अब्दुल ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ा। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के 9 जिलों में एवलांच का अलर्ट जारी किया था। लोगों को सतर्क रहने की सलाह। राज्य के कई हिस्सों में एवलांच का खतरा अब भी बना है। पुलिस के मुताबिक एवलांच में मारे गए 3 लोगों के शव जिले के अनंतनाग के सिविल अस्पताल में रखे गए हैं। औपचारिकता पूरी होने के बाद शव परिवारों के हवाले किए जाएंगे। गुडकुम के मोड़ पर जो 7 किलोमीटर में पड़ता है पालगाम आरो रोड पर, उसमें 3 डेड बॉडियां हमने जो एवलांच में स्टक हो गई थी उनको 3 को रिट्रीव किया है। 4 नहीं थे, 3 ही थे। उससे जरा दूर परे कोई हो सकता है जिनने मतलब इंफॉर्मेशन दी है, मगर असली 3 ही लोग थे वहाँ। तीनों के तीन डेथ हुई है। बारिश और बर्फबारी से राज्य के कई हिस्सों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। हाईवे बंद होने से उधमपुर में सैकड़ों वाहनों को रोका गया है। कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से लिंक मार्ग बंद हो गए हैं। बर्फबारी की वजह से बिजली और पानी की सप्लाई पर भी असर पड़ा है। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाली सड़क डीएनडी पर किसानों के प्रदर्शन से ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। भूमि अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ाने की मांग कर रहे किसान कल से ही डीएनडी पर डेरा डाले हुए थे। हालांकि बाद में किसानों के प्रदर्शन को खत्म कर देने के बाद यातायात सामान्य हो गया। यूपी से दिल्ली पहुंचे किसान डीएनडी पर एक किनारे धरने पर डटे। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर डीएनडी पर धरना देने पहुंचे। आज दूसरा दिन। कल डीएनडी पर ट्रैफिक पूरी तरह रोकना पड़ा था। आज भी कुछ देर के लिए आवाजाही बाधित हुई। यूपी के किसान पीएम आवास का घेराव करने निकले थे, डीएनडी पर रोका गया। किसानों की मांग नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा और मथुरा में भूमि अधिग्रहण का मुआवजा बढ़े। यूपी पुलिस ने किसानों को ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर डीएनडी तक जाने दिया, जिसे दिल्ली पुलिस ने रोक दिया। दिल्ली में ट्रैक्टर ट्रॉली में लोगों को बैठाकर ले जाने पर पाबंदी है। इससे राजधानी के तमाम रास्तों पर जाम लगने का भी खतरा था, इसलिए दिल्ली पुलिस ने किसानों को डीएनडी पर ही रोक दिया। ये किसान अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री आवास का घेराव करना चाहते थे। पुलिस के रोकने पर ये किसान डीएनडी पर ही धरने पर बैठ गए। इससे आज भी डीएनडी पर ट्रैफिक कुछ देर के लिए ठप हो गया। कल ट्रैफिक डायवर्जन करने की वजह से अक्षरधाम रूट पर भी जाम लग गया था। लिहाजा नोएडा से डीएनडी के रास्ते दिल्ली आने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिहार के मुजफ्फरपुर पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में एक अपराधी को पुलिस ने मार गिराया, लेकिन पुलिस और अपराधियों की मुठभेड़ लोगों के बीच ही हुई। बिहार के मुजफ्फरपुर में एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने एक बदमाश को मार गिराया। मुजफ्फरपुर के बैरिया बस स्टैंड पर एक बस कर्मचारी की अपराधियों ने हत्या की। शुक्रवार को हत्या करके भाग रहे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। बिहार के डीजीपी ने कहा कि पहले अपराधी के गोली चलाने के बाद पुलिस ने गोली चलाई। हत्या करके भाग रहे अपराधियों को पुलिस और एसटीएफ के जवानों ने घेर लिया था। अपराधियों के साथ एनकाउंटर के समय स्थानीय लोगों की भीड़ वहां मौजूद थी। मुजफ्फरपुर के बैरिया बस स्टैंड में एक बस कर्मचारी को गोली मारकर भाग रहे अपराधी को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। हैरानी की बात यह है कि एनकाउंटर स्थानीय लोगों की सुरक्षा को ताक पर रखकर किया गया। पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ के समय यहां पर लोगों की भीड़ जमा थी और वो लोग लगातार शोर मचा रहे थे। सबके सामने ही पुलिस ने एनकाउंटर में एक बदमाश को मार गिराया। उधर सिवान में भी बदमाशों ने शहाबुद्दीन के एक रिश्तेदार की गोली मारकर हत्या कर दी। बहुत साफ कहना चाहता हूं, किसी को इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। मुजफ्फरपुर में जो हुआ और जो पुलिस ने कार्रवाई की, इससे सबको पूरी तरह से साफ हो जाना चाहिए कि गुंडागर्दी को ध्वस्त करना बिल्कुल पहला लक्ष्य है पुलिस का। ये नहीं होगा कि कोई दिन दहाड़े आतंक फैलाएगा, चौक चौराहे पर गोली चलाएगा और इसके बाद मुस्कुराता हुआ निकल जाएगा।